नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली सीरीज में अपन गणित के 30 क्वेश्चन लाए थे। इस सीरीज में आप लोगों को मैं जो 30 क्वेश्चन साइंस के किस तरीके से आते हैं बेहतर डिलीवर करूंगा। पिछले से भी अच्छा वीडियो रहेगा। तो आप देखिए, वही जो है जेड सेट है ना। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड या वही क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो आइए, तो आपके लिए संभावित क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हैं। चलिए, तो अब देखते हैं। तो देखिए, साइंस का 61 नंबर से लेकर के 90 तक का जो रहते हैं वो वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए, 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। मैं हिंदी में, देखो बाइलिंगुअल रहता है दोनों भाषाओं में, तो आप जैसा भी बोलें, बाकी आप देख सकते हैं जिस भी भाषा में आप पढ़ेंगे। मैं 61 नंबर का हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। आपको चाइना रोज जिसे हम गुड़हल के नाम से जानते हैं, उसमें दिया गया है एक गुड़हल। आप लोग जो जानते हैं उस गुड़हल का सॉल्यूशन दिया गया है। पहली परख नली, यहाँ पर 3 परख नली ले रहे हैं। आपने 2 बूंद विलयन एक ही डाली, विलयन के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं मिला। तो आप जानते हैं कि भाई अगर गुड़हल के सॉल्यूशन में अगर कोई रंग नहीं डालेंगे तो इसको मतलब गुड़हल 2 बूंद इस सॉल्यूशन का डालने पर जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है तो कोई रंग परिवर्तित नहीं होगा। तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, यानी न्यूट्रल। आप देखेंगे दूसरी परख नली में 2 बूंदे डाली और बी की डाली, मतलब बी सॉल्यूशन जो लिया उस गुड़हल के सॉल्यूशन में आपने गुड़हल में डाला, तो उसमें क्या हुआ, हरा रंग प्राप्त हुआ। हरा रंग कब प्राप्त होता है, जब वो क्षारी होती है। क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं गुड़हल के साथ रिएक्ट करके जो है हरा रंग देती है। वहीं पर परख नली जो 3 सीरी है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो सी सॉल्यूशन डाला गया तो वो जो है मैजेंटा या गहरा गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो गहरा गुलाबी जो है वो एसिड के साथ देता है। किसके साथ, एसिड के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन से सत्य असत्य हैं। किसी पिंड की अशून्य ऊर्जा हो सकती है। हाँ, शून्य ऊर्जा हो सकती है क्योंकि उसमें 2 तरीके की ऊर्जा होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किंतु शून्य संवेग हो सकता है। हाँ, संवेग शून्य हो सकता है अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर क्योंकि p बराबर क्या होता है, एम भी। तो अगर v की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एम ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एम 0 कभी नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर वैल्यू पूरी ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू, जो मूवमेंट की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी। दूसरा है, तो पहला वाला क्या है, पहला सत्य है। कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर उस पर कोई बल। तो आप देखिए, दीवार में धक्का दीजिए, दीवार में धक्का देंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य तो शून्य है, फिर भी आप बल तो लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों सत्य हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं बी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला देखिए, थोड़ी सी जल्दी स्पीड से चलते हैं। ठीक है ना, 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को यहाँ पर 2 पात्र दिए गए हैं। देखिए, ए पात्र में जो है काली परत बाहरी कर दी गई है और बी पात्र सफेद रंग से। तो आप जानते हैं जो काला रंग होता है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो इसी का जो है इसी क्वेश्चन के आधार पर इसमें जो है टिक लगाना है आपको। दोनों पात्र को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा जाता है तो काले रंग वाला ज्यादा, मतलब ए ज्यादा गर्म हो जाएगा बी की अपेक्षा। कुछ घंटों के पश्चात दोनों पात्र को छायादार क्षेत्र में, तो बी भी जो जल्दी गर्म होता है वही जल्दी ठंडा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो यहाँ पर जो पात्र ए है बी की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म और एनर्जी को खोएगा। तो ये बी दूसरा, इसका भी ऑप्शन सही है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है। अब आप देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है। तो आप देखिएगा, धार बढ़ जाती है, धार बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्या है, पी जो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। आप देखिए, प्रेशर क्या होता है, मतलब प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर कब बनेगा, प्रेशर यानी एरिया कम फोर्स ज्यादा। तो जो धारदार चाकू होती है उसका एरिया कम करने पर जो है प्रेशर ज्यादा लगता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है ना, तो ये कहलाता है दाब। और इसी को आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए, एक बिरंची को आप गड़ाएंगे जल्दी गड़ जाएगी, नुकीली वाली, और एक जो है एक बिरंची आती है जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है, उसको आप गड़ाएंगे तो देर से गड़ती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने हाथ में अगर एक धारदार कोई चीज मारेंगे तो जल्दी हाथ में जो है चोट आएगी, लेकिन अगर वहीं पर आप कोई डंडी छड़ी से मारते हैं तो एरिया अधिक होने के कारण आपके हाथ में खून नहीं आता, लेकिन आपके हाथ में थोड़ी बहुत जो है मतलब मार महसूस भर होती है। आगे देखिए, आप 65 नंबर का क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कुंडली के फेरों की संख्या कम करके, ये तो गलत। प्लास्टिक कोर, अरे ये तो गलत। एल्यूमिनियम कोर का उपयोग करके, नहीं भाई। धारा का प्रवाह बढ़ाकर, भाई धारा का प्रवाह बढ़ा दोगे ऑलरेडी उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो इसका क्या है ऑप्शन, ये धारा का प्रवाह बढ़ाकर, डी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देता। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्रसिका यानी ईसोफेगस नहीं देती,
बस वो सहयोग करती भाई, निगलने में सहायता करती है, लेकिन पाचन में नहीं। केवल उससे एक ट्यूब है जिसके थ्रू वो खाना अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। हाँ, बड़ी आंत में भी आप जानते हैं पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, केवल अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको बाहर निकालने में, बाहर निकल जाता है उधर से, और पानी भर एब्जॉर्ब होता है वहां। और रेक्टम, हाँ रेक्टम जो है मलाशय, वहां मलाशय में क्या है, भर जाता है, उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वाला ए ऑप्शन सही है। बाकी आप देखिए छोटी आंत का काम पाचन में होता है, उसमें देखिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है जूस निकलते हैं, रस निकलते हैं, और वो भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन है इसका वो सही ऑप्शन है। आगे आइए 67 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो है सत्यासत्य छांटना है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेते हैं, फेफड़े नहीं होते, सही बात है, केंचुए त्वचा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। टैडपोल जैसे मान लीजिए आप जो भी बैक्ची होते हैं वो गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेते हैं, उनके फेफड़े नहीं होते, सही बात है भाई, गलफड़ों के माध्यम से। आप मछली को देख लीजिए, उनके गिल्स होते हैं, ठीक है ना। सांप जो होते हैं अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेते हैं, नहीं भाई, सांस के फेफड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, ए और बी केवल सही है। तो इसमें ए और सी जो मैंने लगाया था वो गलत हो गया था, लेकिन ए और बी सत्य है। अगला देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू करके आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है उसे परागण कहते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक है ना। वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है उसे स्टिग्मा ओवरी कहते हैं। ओवरी यानी होता है जो अंडा से होता है, वहां पर जो है निर्माण होता है। तीसरा है वह मादा जननांग जहां परागकण अंकुरित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, या उसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। अगला है फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, वो पंखुड़ियां, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। इस तरीके से इसका भी ऑप्शन जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का। दो कथन दिए गए हैं फिर इसमें। तो रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है, सही बात है भाई। रोग अगर आप टाइफाइड देख लीजिए गंदे पानी से होता है, ये सही है। दूसरा मल जल एक ठोस अपशिष्ट है, सॉरी, मल जल जो होता है वह एक लिक्विड है, द्रव है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ ए जो है सत्य है और किंतु आर असत्य है। तो इसमें जो दूसरा है वो सही है, ये तीसरे में जो लाल पेन से टिक लगा वो गलत है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। इसमें भी आप लोगों को कंडीशन बेस्ड दिए गए हैं क्वेश्चन, है ना। सरंध्र एवं रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और प्राण यानी पत्तियां जो है गैसों का एक्सचेंज करती हैं, सही बात है भाई, है ना। उनमें श्वास रंध्र होते हैं, मतलब सांस लेने के लिए, जैसे हमारे नाक में जो है इस तरीके से स्पाइरकल्स जिसे बोलते हैं, स्पाइरकल्स के माध्यम से भी कुछ जीव जो होते हैं वो सांस लेते हैं, जैसे कॉकरोच। अगला देखिए, किसी पर्ण में रंध्रों की संख्या सरंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती, नहीं भाई। आप देखिए पत्तियों में बहुत सारे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत है। रंध्र एवं श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः प्राणों एवं कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर जो है विद्यमान होते हैं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए केवल ए भर सकते हैं, बाकी असत्य है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, आप लोगों को यहाँ पर कुछ ए बी सी करके वहां पर आप लोगों को फिल करना है। जैसे देखिए ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है, तो ये कौन है, दक्षिण निलय। आप देखिए जो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, वो जो फुफ्फुस धमनी में रुधिर को ढकेलता है, रुधिर यानी होता खून। बी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़े तक ले जाता है, तो हृदय से फेफड़े तक कौन ले जाता है, वो ले जाता है फुफ्फुस धमनी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा फुफ्फुस धमनी, जिसमें देखते चलिएगा जो भी हो। आप देखिए सी नंबर पे देखिए, ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़े हृदय में लेकर आती है, तो वापस हृदय में वो होती है फुफ्फुस सिराएं, तो होगा सी नंबर में फुफ्फुस सिराएं। चौथा देखिए, वाम आलिंद से रुधिर डी तक प्रवाहित होता है, तो वो होता है वाम निलय, क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ई नंबर देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है, तो ई जो है वो किससे, तो वो प्राप्त करता है आपका राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट ऑरिकल, किससे, राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखिए दक्षिण निलय, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, इस तरीके से ए बी सी डी ई में कौन कौन से यहाँ पर जो है फंक्शन किया जाता है उनके नाम बताने थे, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। अगला है 72 नंबर का क्वेश्चन। परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते, नहीं भाई, सिद्धांत और नियम अलग अलग है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सिद्धांत और नियम अलग अलग है, नियम जो होता है वो उससे संबंधित होता है, और जो परिकल्पनाएं होती हैं वो प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। तो ये गलत है। आप यहां पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। निरपेक्ष भैया कैसे होगा,
साइंटिफिक लॉ सच एज ग्रेविटेशन आर एब्सोल्यूट, बिल्कुल राइट नहीं है भाई, जो नियम है वो राइट नहीं है ना, समझ आई बात। एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों असत्य हैं। यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा? सी नंबर। अगला देखिए, जो 73 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया है कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है, एक बच्ची ने नोट में अपने लिखा, तो बताना है इसमें। मरुस्थलीय पादप अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं, छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। तो तीनों में क्या है? अनुमान लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनुमान लगाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए फॉर एप्पल। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक परिरक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो देखिए, केंचुआ क्या खाता है? ये नहीं हो सकता। फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है? तो ये तो वन फैक्ट क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे? ये जो है फैक्ट नहीं है भाई, ये परिरक्षण नहीं है, है ना। परिरक्षणीय यानी एक तरीके का, ये क्या है? कब खत्म हो जाएंगी, तो इसे नहीं माना जा सकता भाई। अनुमान ये कब खत्म हो जाएंगे एक तरीके से सोचने के लिए विवश कर रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन सही। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, है ना, इसको आप पढ़िएगा और इसमें देखिएगा, इसका जो सी ऑप्शन है वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना, ये ऑप्शन सही है। आप इसको जो है रीड करके आप करिएगा, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई होंगी, है ना, उदाहरण दिया गया है, उसको रीड करके आप देखेंगे तो ये तीन चीजें निकल के आएंगी। 76 नंबर का क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता? तो इसका जो सी ऑप्शन है, ये सी, कि विद्यार्थी आवर्त सारणी को दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको छोड़ करके ये जो है नहीं करता, बाकी के करते हैं। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 77 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो है शिक्षा अधिगम से संबंधित जो है कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने का। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई पाठ्य पुस्तक प्रायः अतीत के रुचिकर उपन्यास, तो इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, उसके आधार पर कुछ इसमें जो है कंडीशन दी गई है कि कौन कौन सी सत्य है, कौन सी जो है लक्ष्य को पूरा करती है। तो उसमें आप देखेंगे ए बी सी, इसमें 3 पूरा करती है और डी पूरा नहीं करती। इस तरीके से आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा? भाई बोल रहा नहीं करेगा। विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना, सिद्धांत को पढ़ लेने से क्या वैज्ञानिक आपके दिमाग में आएगा? वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना। हाँ भाई, आपके अंदर कैसे प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, अगर प्रश्न पूछेगा तो एक वैज्ञानिक मेथड है। विद्यार्थियों को तात्कालिक अनुभव प्रदान करना, भाई प्रत्यक्ष आप जो है उसको तात्कालिक अनुभव दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो दूसरा ऑप्शन है विज्ञान की प्रकृति पढ़ना, भाई सिद्धांत को पढ़ने में क्या उसे वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला देखिए, 79 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप इसमें देख सकते हैं, सर्वाधिक आप लोग देखेंगे तो विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना, और मतलब आप एक काम कीजिए, उसमें मतलब धातु और अधातु को मिक्स कर दीजिए। अब आप उनसे बोलिए कि धातुओं और अधातुओं को गुणों का जो है निगमन कीजिए। निगमन करने के लिए मतलब उसमें आप जो है धातुएं कौन सी हैं और अधातुएं कौन सी हैं, क्या क्या उनमें जो है गुण पाया जाता है, तो उसको आपको निगमन करने को आपको प्रेरित करना है। तो ये है एक तरीके का बेहतर क्वेश्चन, और ये जो है एक सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति को जो है साझा करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप लोग फिर देखिए, यहां पर आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको आंसर देना है। पहला है मीमांसा, यानी जिसे सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियों और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। तो देखिए, इसमें देखिए S2 और S3 दोनों सत्य हैं, लेकिन S1 क्या है? असत्य है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें देखिएगा, कक्षा 6 में बल पर पाठ और पाठ जो है बल का पाठ औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है, जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे लोग क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी पर लुढ़काए रखना चाहते हैं, तो वह बच्चों के उत्तर का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। देखो भाई, एक बल के संबंधित ये एक क्वेश्चन है,
विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, दूसरा विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए, तीसरा अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने में, और शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने में। तो देखिए भाई, हाँ, बल को कैसे परिभाषित किया जाता है, क्योंकि बल से संबंधित है ये, तो इसमें जिसमें डी नंबर ऑप्शन होगा, तो इसमें देखिए जो बी और सी है, ये बल की परिभाषा को सक्षम बनाना नहीं है उनको भाई, बी और सी ऑप्शन जो है इसका सही है, विद्यार्थियों की पूर्ण अवधारणाओं को आंकने के लिए भाई, ठीक है ना, कि भाई उनके दिमाग में क्या चीज पहले से है, ठीक है ना, जो उन्होंने पहले कुछ सीखा होगा। और सी नंबर ऑप्शन क्या है, अवधारणा की शिक्षा हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा रणनीति को निर्धारित करने में। तो ये इस तरीके से आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पहला, यानी इसमें बी और सी सही है, बाकी गलत है। 82 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें यौवनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बी उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है। नर में वृषण सी जो टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। इन हार्मोनों का उत्पादन पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये भाई तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, उसमें एक परिपथ में 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे। तो किस व्यवस्था में, तो देखिए जो बल्ब होंगे वो जो है सभी बल्ब पार्श्व क्रम में हो, कैसे हो, पैरेलल हो, कैसे हो, पैरेलल हो। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है, व्यवस्था बी जो है वो सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन में से आप लोगों को छांटना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो व्यवस्था बी सभी बल्ब जो है किस श्रेणी में है, पार्श्व श्रेणी में है, तो इसका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है ना, समांतर होने चाहिए ये वाली जो तीनों बल्ब हो, ये वाला ऑप्शन सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कंडीशन दिए गए हैं भाई, एनोडीकरण धातु के संचारण से बताने की एक विधि है। तो हाँ भाई, एनोडीकरण के माध्यम से हम जो है संचारण होने से बचा सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कई धातुओं में लेपन किया जाता है, अन्य धातु की जो परत चढ़ाई जाती है। दूसरा है एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसमें जो है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है ना, तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, जिंक की नहीं, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। 85 नंबर का क्वेश्चन आपको कहता है, चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं। तो देखिए भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने के कारण, किसके कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने के कारण, सल्फाइड से क्रिया करके। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिया गया है लवण का नाम और लवण प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड HCl, ठीक है ना, तो ए की जगह क्या आएगा, यहाँ सोडियम नाइट्रेट HNO3, तो बी की जगह क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड, यहाँ सी और डी आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है NH3 अमोनिया, NaOH कास्टिक सोडा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH डी नंबर में आएगा। इस तरीके से ये जो बी नंबर है दूसरा वो सही है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी का एक संद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई, ठीक है, कथन दिए गए, चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं भाई वो कह क्या रहा है। दूसरा ऑप्शन, द सुगर सिरप इज हीटेड ऑन द लो फ्लेम टिल द कैरामेलाइज होने तक जो है उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो आप देखेंगे पहला चीनी को घोलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्या है, भौतिक परिवर्तन, जबकि गर्म करते हैं तो गर्म करने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन, क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किसी तत्व के आयन में 2 धन आवेश है, परमाणु 2 धन आवेश है, ठीक है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, यानी उसका परमाणु द्रव्यमान 27 दिया है, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अब आप देखिए उसमें 2 धनायन है, धनावेश है, इसका मतलब हुआ कि वो 2 माइनस करिए तो 27 में 2 माइनस होगा तो 25 बचेगा, और 25 बचेगा तो 14 न्यूट्रॉन है, तो अब 25 में से 14 न्यूट्रॉन तो 11 प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। तो आप देखिए यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन, आप लोगों को XYZ की जगह क्या आएगा। तो आप देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रकाश की एक किरण वायु से विभिन्न प्रकाशिक घनत्वों के 3 माध्यमों ABC यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी का जो है संदर्भ लीजिए और XYZ को पहचानिए। वायु से माध्यम में ए पर आती है, वायु से ए माध्यम में आती है, तो एक्स की चाल क्या होगी,
तो वायु से आप देखिए, वायु में निर्वात है, वायु यानी क्या है, वायु में भाई बहुत तेज गति से, लेकिन ए पे आती है तो एक माध्यम है, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज, घटेगी। फिर वायु मतलब प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, तो रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि आवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तो इसमें देखिए घट जाती है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ भी घट जाएगी। वायु से माध्यम बी में जा रही है तो वृद्धि होती है, स्वाभाविक सी बात है, मतलब माध्यम क्या होगा, वायु से भी एक जैसी होती है, और जेड की जगह आप देखेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी चाल में परिवर्तन हो गया। वायु में माध्यम सी में एक जैसी रहती है, लेकिन यहां पर जो आवृत्ति है, आवृत्ति रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि कोई आवृत्ति में मैंने पहले बताया कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, इंक्रीज और रिमेन्स अनचेंज। तो ये बी ऑप्शन में है। आप देखिए इसमें दूसरे में घटती है, अपरिवर्तित रहती है, वृद्धि और अपरिवर्तित रहती है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर कथन दिए गए हैं कि ए संस्तर स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, तो ए ऑप्शन सही है। सी संस्तर स्थिति खाद्य मिट्टी में समृद्धि है जो मृदा को कोमल और छिद्रित बनाती है, हाँ सही बात है भाई, ठीक है ना। तो ये जो इसका जो दूसरा है, देखिए क्या कह रहा है कि खाद मिट्टी में समृद्ध है जो मिट्टी को कोमल बनाती है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है भाई वो सही नहीं, तो इसका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इस तरीके से दोस्तों आपका ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि 6 सितंबर में पेपर में आपको ये मदद करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को 30 सीडीपी के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक।